हेलो बच्चों, हाउ आर यू। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम संदीप मैला है और अब आपके बोर्ड के एग्जाम बहुत आपके पास आ गए हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर मान लो आपको कंटेंट आता है, दैट इज आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस आ गई, मैथ्स आ गई, सोशल साइंस आ गई, सब कुछ आपने पढ़ रखा है, फिर भी एक मन में डर लगा रहता है, पता नहीं पेपर में क्या पूछ लेंगे। और पेपर में पूरे में से पूरे मार्क्स नहीं आते क्योंकि आपको यही आइडिया नहीं लगता कि आपके पास मिसिंग लिंक क्या है, कि आपको और पढ़ने से और ज्यादा मार्क्स आएंगे। तो आज मैं आपको एक तरीका सिखाऊंगा कि जितना आपको आता है, आप पेपर में अगर जाओ तो वो सारा का सारा जो कंटेंट है उसको आप मार्क्स में कन्वर्ट कर पाओ, कि वहां पे बिल्कुल मार्क्स नहीं कटे। आप ऑब्जर्व करना, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, या तो आप वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते टाइम की कमी के कारण, और अगर आप वो अटेम्प्ट करते हैं तो वहां पर तो मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं, ठीक है, और फिर आपके आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपके मार्क्स वहां करते हैं सिली मिस्टेक के कारण। तो जो एग्जामिनर है वो कैसे ट्रैप बिछाता है, वो आपसे क्या टेस्ट करना चाहता है। आप सोचो, एक है आपके 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक है आपके पास 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो फिर वो दोनों क्वेश्चन अलग अलग क्यों है? तो इसका मतलब अलग अलग क्वेश्चन से आपकी वे ऑफ थिंकिंग जानना चाहता होगा, आपकी प्रेजेंटेशन जानना चाहता होगा। तो मैं एग्जैक्टली आज आपको यही बताऊंगा कि मार्क्स कहाँ कटते हैं और उन मार्क्स को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो अभी जो अप्रोक्सीमेटली जो वेटेज है आपका जो पेपर का, वो कुछ कॉम्पिटेंसी और नॉलेज बेस्ड में मैंने डिवाइड कर दिया है। सब बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर आएगा, जब आपको पता ही नहीं है कि कॉम्पिटेंसी टेस्ट क्या कर रहा है तो आप उसकी प्रिपरेशन कभी कर ही नहीं पाओगे। तो इसके लिए मैं बताता हूं, ये जो वेटेज है ना, ये जो सैंपल पेपर है उसके बेसिस पे है, और कुछ एनसीआर जो सीबीएसई है उसके सर्कुलर के बेसिस पे है। क्योंकि अब आने वाले टाइम के अंदर है ना, एग्जाम ये नहीं पूछ रहा ज्यादातर है कि व्हाट यू नो, वो ये पूछ रहा है हाउ यू अप्लाई व्हाट यू नो। ठीक है, और कई बार तो आपके साथ ऐसा होता है, आपको लगता है जो मैंने पढ़ा है वो तो क्वेश्चन में ही दे दिया, इसके आगे की बात पूछी है, तो वो रियल लाइफ के अंदर आपको जो कॉन्सेप्ट आता है वो अप्लाई करवा रहा है। तो आपके पास जो कॉम्पिटेंसी है ना, उसके अंदर आती है सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग, कि आपने कॉन्सेप्ट पे रट्टा मारा है या आपने समझा है, वो ये टेस्ट कर रहा है यहाँ पे। फिर वो आपसे अप्लाई करेगा और उसके ऊपर रीजनिंग देखेगा। मतलब फॉर्मूला सेम है, लेकिन वो एक ऐसी सिचुएशन के अंदर अप्लाई करवाएगा जो सिचुएशन आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे आपके कॉम्पिटेंसी के अंदर इसी चीज को टेस्ट किया जाता है, हाउ यू अप्लाई व्हाट यू नो। ठीक है, तो ये जो वेटेज है इस सेक्शन का वो करीब 60 to 70% आएगा। फिर एक आता है नॉलेज बेस्ड रिकॉल, सीधी सीधी डेफिनेशन पूछ लेगा कि आपको याद है या नहीं है। जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में सीधा प्लग एंड प्ले, फॉर्मूला सही से याद है, आपके पास गिवन चीज होगी, आप पुट करोगे तो उसमें से आंसर पॉप आउट होके बाहर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? तो हमारे पास पेपर क्या है, इन दो सेक्शन में नॉलेज बेस्ड 30 to 40% आएगा और कॉम्पिटेंसी 60 to 70% आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं पेपर को डिकोड करना एग्जामिनर माइंडसेट से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और उसके बाद में बताओ कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। अब अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये बिल्कुल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, और यहां पे क्या दिया आपको, कॉन्केव मिरर कैन प्रोड्यूस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके लिए देखो, अगर आप रिकॉल कर सकते हो तो ठीक है, अगर रटा हुआ है तो ठीक है, पर ये कोई फॉर्मूला तो है नहीं। तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि अप्लाई कैसे करोगे। तो कॉन्केव मिरर है, तो ये देखो, ये है कॉन्केव मिरर। ठीक है, कॉन्केव, ये तो पता नहीं, इसको कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो सीधा सीधा रिकॉल टाइप है, आपने क्या मेमोराइज किया है। कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज। तो अगर मैं यहाँ पे, आपके पास यहाँ पे आ गया फोकस और यहाँ पे आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जब भी आप ऑब्जेक्ट को क्या रखोगे, एफ के इस तरफ रखोगे, तो अगर मान लो यहाँ रखोगे तो आपकी इमेज कहाँ बन जाएगी, आपकी इमेज कुछ यहाँ पे बन जाएगी। सी पे रखोगे तो इमेज यहाँ बन जाएगी सेम साइज की, यहाँ रखोगे तो आपकी इमेज जो है वो कुछ यहाँ बन जाएगी, और यहाँ रखोगे तो आपकी इमेज कुछ यहाँ बनेगी। अब आपको पता है कि जब भी मिरर के इस तरफ इमेज बनेगी, जिस तरफ ऑब्जेक्ट अगर उसी तरफ इमेज बन रही है तो वो कैसी है, रियल है, क्योंकि एक्चुअली में रेज इंटरसेक्ट होकर वो इमेज बनाती हैं। और यहाँ पे ये जो इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल। तो कॉन्केव मिरर कैसी मिरर बना रहा है, कैसी इमेज बना रहा है, रियल भी बना रहा है और वर्चुअल भी बना रहा है। तो ये स्टेटमेंट तो क्या है आपका, एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, मेरे को लगता है ये आपका भी सही आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस रियल इन्वर्टेड इमेजेस रिगार्डलेस ऑफ ऑब्जेक्ट पोजीशन। तो इसको चेक कर लेते हैं।
तो अब आपके पास कैसा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये लो कॉन्वेक्स मिरर आ गया। अब ये क्या कह रहा है कि जब कॉन्वेक्स मिरर है वो कैसी इमेज प्रोड्यूस कर रहा है? रियल इन्वर्टेड। तो देखो इसके अंदर एक बात है, कलर चेंज कर देते हैं। अगर मान लो आपने है ना, इसका फोकस तो यहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ यहाँ पे होगा, कुछ आगे ही होगा, आप कहीं पे भी रख दो, इसकी जो इमेज है वो यहाँ पे आपके पास, इसको क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं, हाँ या ना? ऑप्टिकल सेंटर कभी मत बोल देना। तो इसको क्या बोलते हैं? पोल। और ये क्या बन गया आपके पास? फोकस। पोल और फोकस के बीच में हमेशा इमेज बनती है। तो जो रे हो जाएगी वो ऐसा लगेगा कि कहाँ से पास आउट हो रही है? वो ऐसा लगेगा कि पास आउट हो रही है आपके फोकस से। और जो रे यहाँ टकराएगी वो टकराने के बाद में सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट करती है। तो अब ये देखो, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में कभी मीट नहीं कर सकती, ये पीछे जाके मीट कर सकती हैं। तो यहाँ पे आपके पास कैसी इमेज बनी? वर्चुअल इमेज बनी है। कैसी इमेज बनी है? वर्चुअल इमेज बनी है। अब आप इसको कहीं पर भी लेकर चले जाओ, ठीक है, ऑब्जेक्ट को, आपकी इमेज हमेशा कैसी बननी है? वर्चुअल बननी है। और ये कैसा बोल रहा है? रियल इमेज। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है, ठीक है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट और देख लेते हैं। इन बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर द इमेज लोकेशन कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v प्लस वेयर f इज द फोकल लेंथ, v इज द इमेज डिस्टेंस एंड u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इसके बारे में बता देता हूं। ये जो फॉर्मूला है ना, दैट इज 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब है ना, इसके अंदर काफी लोगों की गलती होती है, मैं आपको ये बात बताऊं, क्योंकि सब सोचते हैं ये यू वी एफ क्या है, ये डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस नहीं होती, ये क्या होती है? पोजीशन होती है। और पोजीशन के लिए आपके ओरिजिन कहाँ पे है? पोल पे है। तो वो तो आप क्या कर सकते हो, मेरा लेक्चर देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली में इसके अंदर इस सिंबल्स की जगह हमें क्या पुट करना है कि हमेशा आंसर एकदम सही आए, ठीक है। लेकिन मैं ये बता देता हूँ, ये जो स्टेटमेंट है वैसे तो देखा जाए तो बिल्कुल सही है। इन बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर द इमेज लोकेशन कैन बी डिटरमाइंड। इमेज की जब भी आपको लोकेशन निकालनी है, फॉर्मूला आप सेम ही लगाओगे। यही फॉर्मूला कॉन्केव के लिए, यही कॉन्वेक्स के लिए। क्योंकि जब आपने पढ़ा था, ऐसा थोड़ी किया था कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला ये है और कॉन्केव मिरर का मिरर फॉर्मूला ये है, जब दोनों का सेम ही था, ठीक है। तो डिफरेंस कैसे हो सकता है? इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट, वो क्या है? करेक्ट है। और अगर ये करेक्ट है तो आपका जो राइट आंसर आएगा, तो करेक्ट आंसर कौन सा है? फर्स्ट एंड थर्ड। सो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम आपके लिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते ही आपको ये बताना होगा कि इसका आंसर क्या आएगा और ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, आप ये भी बताना। तो आप वीडियो को पॉज करो और देखो इसका राइट आंसर क्या आएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये दोनों ही सेक्शन में फॉलो हो सकता है। ये आपके पास कॉम्पिटेंसी में भी जा सकता है या फिर आपके रिकॉल टाइप, दैट इज नॉलेज बेस में भी जा सकता है। रीजन इसका ये है क्योंकि जिस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं ना, हम क्या करते हैं, जो एप्लीकेशन है ना उसको भी रट देते हैं, ठीक है। तो कई बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, जो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो क्या है? एक्सप्लेन द रीजन फॉर अस टू परसीव द डे स्काई एज ब्लू। भाई आपके पास जो डे में जो स्काई दिखती है वो ब्लू कलर की दिखाई देती है। वो क्यों दिखाई देती है? पहला है, एज सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर शॉर्टर वेवलेंथ सच एज ब्लू आर स्कैटर्ड मोर देन अदर कलर्स। ये फैक्चुअल बात है, याद होनी चाहिए। याद है तो अच्छी बात है, तो ये मेरे को करेक्ट लग ही रहा है। द स्काई अपियर्स ब्लू बिकॉज ऑल कलर्स आर स्कैटर्ड इक्वली बट ब्लू लाइट इज स्ट्रॉन्गर एंड मोर विजिबल टू द ह्यूमन आई। ये जब इसने और ऑप्शन दे दिए ना, ठीक है, यहां इसने गड़बड़ कर दी। तो ये आपको यहाँ पे ना ऑप्शन एलिमिनेशन सिखाना चाहता है कि आप ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करोगे। तो ये तो है ही नहीं, ठीक है। स्ट्रॉन्गर सिर्फ विजिबल एंड मोर विजिबल टू ह्यूमन आई, ऐसा थोड़ी है। अब आपको ग्रीन कलर की शर्ट ग्रीन ही दिखाई देती है, वो ब्लू थोड़ी दिखाई देती है। आई बात समझ में? रेड कलर की शर्ट रेड ही दिखाई देती है। ये सही बात है कि आपकी जो आईज है वो अलग अलग वेवलेंथ के लिए उनकी सेंसिटिविटी क्या है? अलग अलग है, लेकिन हम वो डिस्कस नहीं कर रहे। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू लॉन्गर वेवलेंथ लाइक रेड। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास है ना, रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा बड़ी होती है एज कंपेयर टू ब्लू, ठीक है। तो इसको भी मैं नॉलेज बेस्ड में डालूंगा। द एटमॉस्फेयर कंटेन्स ब्लू कलर्ड पार्टिकल्स दैट गिव स्काई इट्स ब्लू अपीयरेंस। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोई ब्लू कलर का कोई कुछ नहीं होता। जो कलर रिफ्लेक्ट होकर आपकी आईज में आता है, आपको इवेंचुअली वही कलर दिखाई देता है उस चीज का। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप ऐसे सोचो, आपने देखा होगा ना कि कई ऑब्जेक्ट को अगर आप अलग अलग एंगल से देखते हो, जैसे मोर की पंख को अलग अलग एंगल से देखते हो, तो अलग अलग कलर की दिखाई देती है कई बार। तो इसका मतलब वो कई सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। ऐसा नहीं है, वो कौन से कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है, आपको वही कलर दिखाई देता है।
तो इसको मैं एक बार आपको विजुअलाइज भी करवा देता हूँ। तो ये देखो, ये सन है, ठीक है, ये लगभग व्हाइट लाइट होगी, और आप देखना जो सबसे ज़्यादा स्कैटर करती है वो ब्लू लाइट है। तो इसके पास इसके पास देखो सिर्फ ब्लू कलर ही पहुंच रहा है ना, रेड तो पहुंच ही नहीं रहा। तो जब रेड इसके पास नहीं पहुंचेगा तो इसको रेड कहाँ से दिखाई देगा, इसको क्या दिखाई देगा, सबसे ज्यादा इसके पास ब्लू आ रहा होगा, कुछ ग्रीन कलर होगा, तो इसका कुछ कॉम्बिनेशन दिखाई देगा, दैट इज स्काई ब्लू, ठीक है, डार्क ब्लू नहीं दिखाई देने वाला। और जब आप यहाँ पे होगे, इसके लिए तो ये इवनिंग होने वाली है ना, थोड़ी देर बाद में ये देखो इसको सूरज छुप जाएगा इसके लिए, ठीक है, ये हॉराइजन के नीचे चला जाएगा। तो ये देखो जब इसके पास लाइट ही नहीं पहुंचेगी फिर क्या फायदा, ठीक है, उसके पास लाइट ही नहीं पहुंचेगी, लाइट यहाँ तक ही पहुंच पा रही है। तो जब इवनिंग या मॉर्निंग के अंदर आप देखो तो आपको क्या है, स्काई कैसी दिखाई देती है, ऑरेंज कलर की दिखाई देती है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो आपके पास लॉन्गर वेवलेंथ है ना, वो तो ट्रेवल करके आगे तक चली जाती है, देखो। तो जो लाइट इसके पास पहुंच रही है ना, उस वहां पे सबसे ज्यादा कंपोनेंट किसका है, रेड का, फिर क्या है, ग्रीन का। जो आपके पास ब्लू है वो तो लगभग क्या हो गई है, स्कैटर हो गई है। तो आपको दोनों की रीजनिंग समझ में आ गई होगी, किस किस की, ये रीजन भी समझ में आ गया आपको कि स्काई ब्लू कलर की क्यों दिखाई देती है, क्योंकि किसी भी जगह आप खड़े हो तो ब्लू कलर तो स्कैटर होके आ गया, रेड कलर जनरली इतना स्कैटर नहीं करता। और मॉर्निंग और इवनिंग में आपको स्काई ऑरेंज क्यों दिखाई देती है, क्योंकि इसको देखो, क्योंकि ब्लू कलर मैक्सिमम क्या हो गया, स्कैटर हो गया। जो इस बंदे के पास लाइट पहुंची है उसके अंदर कौन कौन सा कंपोनेंट है, सबसे ज्यादा रेड और ग्रीन है, ब्लू तो लगभग क्या हो चुका है, स्कैटर हो चुका है, तो इसको कुछ ऑरेंज कलर दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, ये प्योर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से सॉल्व करना। इसके अंदर मेजोरिटी सारे बच्चे गलत करेंगे और आप बोलोगे यहाँ पे मेरे से क्या हो गई है, सिली मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। इस क्वेश्चन को ध्यान से आपने देख लिया। अब मैं आपको एक जबरदस्त बात बताता हूँ। देखो आपको फॉर्मूला भी दिया, सब कुछ दिया है, ठीक है, आपसे सिर्फ ये पूछा है कि इसकी जो करेक्ट रीजनिंग ये है या नहीं है, या कौन से स्टेटमेंट गलत है और कौन से स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे अगर मैं डिस्कशन करूँ तो सबसे पहली गड़बड़ पता क्या होती है, बच्चे यही गड़बड़ कर देते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर को कॉन्वेक्स लेंस पढ़ लेते हैं। तो ये गलती बिल्कुल मत करना, रीडिंग के अंदर यहाँ मास करते हैं, आपको लॉजिक भी पता होगा, सब कुछ पता होगा, आप गड़बड़ कर दोगे। फिर है आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ जिसकी क्या है 26 सेंटीमीटर। तो ये लो आपके पास ये कॉन्वेक्स आपके पास मिरर आ गया, और यहाँ पे अब हम रख देंगे एक ऑब्जेक्ट। तो अब आप बताते जाना, देखना कहाँ कहाँ गड़बड़ होगी, ठीक है, कई ट्रैप होंगे। सबसे पहले इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 26 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ इधर भी आ गई, फोकल लेंथ इधर भी आ गई, और फोकल लेंथ ट्वाइस ऑफ एफ, हाँ या ना, 2f इधर भी आ गई और इधर भी आ गई, ठीक है। अब आपको क्या दिया है, ये डिस्टेंस दे रखी है आपको 26 कितनी सेंटीमीटर, वेरी गुड, ये दे रखी है, बिल्कुल सही बात है। अब आपको क्या कहा है, अगर आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, 26 पे रखा, तो मिरर के इधर तो रख ही नहीं सकते, हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को। और जैसे ही ऑब्जेक्ट आप फोकस पे रखते हो तो पता है आपको इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे। तो आपको द इमेज विल नॉट फॉर्म एट इन्फिनिटी, तो आपको लगता है पहला स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, पहली गड़बड़ी ये करते हो। तो याद रखना, ये जो आपके पास मिरर है ना, कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें इधर फोकस होता ही नहीं है कभी भी, सिर्फ इसी साइड में होता है, ठीक है। इस साइड में कब होता है, जब आपके पास क्या होता है, लेंस होता है, लेंस में दोनों तरफ होता है। क्या ये बात समझ में आ गई, तो ये गड़बड़ मत करना। अब ऑब्जेक्ट आपने कितनी दूर रखा है, ऑब्वियस सी बात है, अगर इस केस में अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हो तो आप ऑब्जेक्ट रखोगे यहाँ से 26 सेंटीमीटर यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से 26 सेंटीमीटर पे रखोगे। इसने ये नहीं कहा कि फोकस पे रखा है, इसने क्या कहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 26 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 26 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ 26 है, द इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी। ये बिल्कुल गलत बात है, इसको आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हो। आप ये देखो, अगर मान लो ये जो डिस्टेंस है, इस केस में ये जो डिस्टेंस है, इसका कलर चेंज करते हैं एक बार, ये कलर ले लेता है। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है आपको 26 सेंटीमीटर। इस ऑब्जेक्ट को आप कहीं पे भी लेकर जाओ, आपकी इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनती है। अभी मैं शो भी कर दूंगा। तो फोकस पे तो इसके अंदर कभी इमेज बनती ही नहीं है। तो ये देखो, अगर आप इसको दूर लेकर जाओगे तो इधर बनेगी, पास लेकर जाओगे तो इधर बनेगी। तो आप इन्फिनिटी पे भी लेकर जाओगे तो कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। क्या ये बात समझ में आ गई, पक्का। तो अब आप जो नेक्स्ट ट्रैप बनता है यहाँ पे, द इमेज विल नॉट फॉर्म, वो कह रहे हैं नॉट फॉर्म, फॉर्म नहीं बोल रहा। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है कि नॉट फॉर्म। फिर दूसरा, फॉर अबव गिवन सिस्टम द इक्वेशन गिव्स v इक्वल टू इन्फिनिटी। आपको पता है कि आपके पास ये जो फॉर्मूला है, ठीक है,
एक तो आप रे डायग्राम से ऑब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग इमेज निकाल सकते हो, एक आप इस फॉर्मूले को भी यूज करके निकाल सकते हो। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इमेज इसकी कुछ यहाँ पे बन रही है मान लो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये फॉर्मूला लगा के आपको v इक्वल टू इन्फिनिटी दे देगा? इम्पॉसिबल बात है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका क्या है, करेक्ट है फॉर अबव, और ये चीज क्या है, रीजन तो आपका गलत ही है। तो क्या आ गया आपके पास, a इज ट्रू बट r इज फॉल्स। तो ये तो फॉल्स देगा ही देगा, क्योंकि इसके अंदर ये क्वेश्चन लगाने से आंसर नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पे इसने आपको फॉर्मूला भी दिया, क्या करवाना चाहता है, ये आपसे कॉम्प्रीहेंड करवाना चाहता है, ठीक है, कि आप रियली में रे डायग्राम और आपके पास मिरर फॉर्मूला है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते, या आपने फॉर्मूला जस्ट रटा है। आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि मिरर का फॉर्मूला क्या है और उसके बाद में लेंस का फॉर्मूला क्या है, ये चीज टेस्ट कर रहा है। अब हम देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब बात आती है कि इसका आंसर कैसे लिखना है। भाई एक ही मार्क्स का है तो सीधा आप ABCD ही लिखोगे, ठीक है, क्योंकि यहां पे सीधा ये चेक कर रहा है कि आपको आंसर आता है या नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ये आ गया आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी रीडिंग लगाओ और बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। 2 मार्क्स का है ये जो क्वेश्चन है ना, 2 मार्क्स का है, लेकिन एक्चुअली में इसके अंदर है ना 3 क्वेश्चन पूछे गए, A, B और C, इस एक ही क्वेश्चन के अंदर। इसके अंदर है ना आपकी है ना रीजनिंग चेक कर रहा है और साथ में एप्लीकेशन भी चेक कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर है ना आपको जैसे ये एक रे आ रही है, फिर ये क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, तो पक्की बात है ये कैसा लेंस होना चाहिए, डाइवर्जिंग लेंस होना चाहिए, ठीक है। और डाइवर्जिंग लेंस जनरली कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव लेंस होता है। अब क्योंकि इस 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे 3 चीजें पूछी है, तो आप स्पेसिफिकली आंसर लिख दोगे ना तो भी बात बन जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो एक ही क्वेश्चन होता तो आपको आंसर प्लस 1 या 2 लाइन में उसकी रीजनिंग देनी होती। जैसे अगर मान लो मैं ए केस की बात करता हूं, ए पार्ट की बात करता हूं, इसमें पूछा है आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट शोन स्कीमेटिकली एज ए रेक्टेंगल इन द इमेज। तो यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल है इस इमेज के अंदर की जगह एक्चुअली में क्या चीज होनी चाहिए आपके पास, डाइवर्जिंग लेंस होना चाहिए। अगर सिर्फ ये एक ही होता तो आप बोलते हैं यहाँ पे क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो रेक्टेंगल है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कॉनकेव लेंस को, कैसे लेंस को, कॉनकेव लेंस को। और क्यों, क्योंकि एन इंसिडेंट रे इज डाइवर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू दिस लेंस। क्या बात समझ में आ गई? लेकिन अभी क्योंकि आपके पास 3 पार्ट है, तो अगर आप सिंपल ऐसा लिखते हो कॉनकेव लेंस, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसे आपके पास बी पार्ट का क्या आंसर आएगा, बी पार्ट का आंसर है व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड इन दिस केस, इमेज कैसी फॉर्म हुई है। तो जनरली लोग पता क्या बोलते हैं, कैसी इमेज फॉर्म हुई है, वर्चुअल, बोलेंगे वर्चुअल। तो यहाँ पे मैं ये बात बता देता हूँ, आप सिर्फ वर्चुअल मत बताना, ठीक है, क्योंकि टाइप ऑफ इमेज पूछी है तो आप ये बताओगे वर्चुअल है, इरेक्ट है, और मैग्निफिकेशन क्या इसका लेस देन 1 है। तो इमेज आप या तो सीधा वर्चुअल इमेज ऐसे ना लिखोगे, क्या बोलोगे, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। क्योंकि नेचर ऑफ इमेज में सारी की सारी चीज आती है कि उसका मैग्निफिकेशन क्या है, उसकी ओरिएंटेशन क्या है, और वो रियल है या फिर वो वर्चुअल है। तो मेरे को लगता है ये दोनों समझ में आ गए आपको। अब मैं आता हूं सी पार्ट के अंदर, ठीक है। सी पार्ट का आंसर कैसे लिखना है, बेस्ड ऑन द मेजरमेंट गिवन इन द इमेज कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे आपसे फोकल लेंथ पूछी है, तो यहाँ पे डॉटेड डॉटेड करके बनाया है, तो पक्की बात है ये डिस्टेंस आपके पास गिवन क्या क्या है। तो यहाँ पे ना एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि इस डायग्राम से, ठीक है, क्या आप इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो इन्फर कर पा रहे हो। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, गिवन, गिवन क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फिर क्या आनी चाहिए, इमेज डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, यू से, इमेज डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से, ठीक है। लिखते जनरली डिस्टेंस है पर होती ये पोजीशन है, लिखना चाहिए ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन, ठीक है। तो आपको पता है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव होती है। अब ये सारा पता कि ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे आपके पास जो यू है वो कितना आएगा, -20 सेंटीमीटर, और आपके पास इमेज डिस्टेंस क्या है, -10 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास क्या है, गिवन है।
तो मतलब जो एग्जामिनर है ना उसको आइडिया लग गया कि आपने ना इतनी इंफॉर्मेशन ढंग से यहाँ से क्या कर लिया, इन्फर कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। इसके बाद में आपको क्या बताना है, आपको बताना है लेंस फॉर्मूला, जो किसके बराबर आता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, आप इसको भी बॉक्स में रख सकते हो। तो आपने स्पेसिफिकली बता दिया कि मेरे को ये फॉर्मूला क्या है याद है और मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। अब आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले के अंदर आप अप्लाई कर दो। तो v की जगह क्या पुट कर दोगे, -10, और u की जगह क्या पुट कर दोगे, -20, और 1/f आपके पास कैलकुलेट होकर आ ही जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/f किसके बराबर आ जाएगा, कैलकुलेशन दिखा दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास आ गया -1/10 प्लस 1/20। तो 1/f किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा -1/20। तो यहाँ से देखोगे तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, -20 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसको भी बॉक्स में रख देना फाइनल आंसर। तो बस ये आपका क्या आ गया है, आंसर आ गया, और आपको पूरे 2 में से 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? अब मैं आपको दिखाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड ही है, ठीक है। इसके अंदर आपको फॉर्मूला पता होगा, आपको उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब आप अप्लाई करोगे तो इसमें 2 चीजें पूछी है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा है 2 8 ओम रेजिस्टर्स का, और करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम रेजिस्टर। आप इसका आंसर करो कि क्या आएगा, पॉज करके फिर मैं बताता हूं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड ही क्वेश्चन है। इसके अंदर है ना आपको ये डायग्राम दे रखा है, इसमें आपसे फर्स्ट पार्ट पूछा है, सेकंड पार्ट पूछा है, आपको फॉर्मूला आता है, आप उसको कैसे अप्लाई करते हो। तो ये एप्लीकेशन पार्ट हो गया, और एप्लीकेशन इज ए पार्ट ऑफ कॉम्पिटेंसी। तो आप बताओ कि इसमें कैसे आंसर आप लिखोगे, फिर मैं बताता हूं आपको। तो देखो यहां पे है ना, सबसे पहला क्वेश्चन है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 8 ओम रेजिस्टर इन द कॉम्बिनेशन। तो ये आपके पास 2 8 ओम रेजिस्टेंस है। यहां पे आपको ये बताना पड़ेगा कि ये दोनों 8 ओम रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में। ये नहीं बताना क्यों है, बस ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अगर मैं ए फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो आप इसका आंसर ऐसे लिखोगे कि 2 8 8 लिख दिया, 8 ओम रेजिस्टेंस इज आर इन पैरेलल। तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो आप ये लिख दो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8 इक्वल टू 2/8। तो r इक्विवेलेंट इक्वल टू 4 ओम। इसको आप बॉक्स में डाल दो, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आपने सीधा लिखा कि ये 2 8 ओम रेजिस्टेंस किसके अंदर है, पैरेलल में है, फॉर्मूला बता दिया, अप्लाई कर दिया। क्या बात समझ में आ गई? अब बात आती है सेकंड वाले का। तो जो सेकंड पार्ट है, ये मैं इसके अंदर इधर इधर लिख रहा हूं, आपको आंसर शीट के अंदर एक के बाद में एक लिखना है, एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग के अंदर। फॉर्मेटिंग आप समझ गए, लिखना क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूं। अब इस सेकंड वाले पार्ट के अंदर अगर हम देखें, करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम रेजिस्टर। अब आपको पता है ये 4 ओम रेजिस्टर है और ये 8 ओम है, तो आप सीधा लिखना टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज, इसका कितना है 4 ओम, और ये कितना है 4 ओम, इज कितना आ गया, इज 8 ओम। ज्यादा ये नहीं बताना क्यों, ठीक है। ये अगर बताना चाहते हो तो आप यहां पे लिख सकते हो इज 8 ओम बिकॉज 8 ओम कॉम्बिनेशन इज इन सीरीज विथ 4 ओम रेजिस्टर। ये ऑप्शनल है, लिखना है लिखो, नहीं लिखना है नहीं लिखो। बाद में क्या लिखोगे, बाय ओम्स लॉ क्या लिखोगे, V इक्वल टू आई आर, ठीक है, या R इक्वलेंट लिख दोगे। और ये लिखने के बाद में अब मैं इसको मिटा देता हूं, क्योंकि ये तो आपने लिख ही लिया होगा, ठीक है। ये पूरा ही मिटा देता है। तो V इक्वल टू आई आर इक्वलेंट, और क्या दे रखा आपको, गिवन क्या है, बैटरी का वोल्टेज क्या है, गिवन
V इज इक्वल टू 8 वोल्ट, यूनिट प्रॉपर लिखनी है, तो 8 इक्वल टू आई, और आर इक्वलेंट किसके बराबर है? 8 ओम के बराबर, तो आई किसके बराबर आ गया बेटा? 1 एम्पियर के बराबर आ गया। और इसको भी आप क्या रख दोगे? बॉक्स में रख दोगे। अगर आप इतना लिख दोगे तो आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे। अगर टाइम कम है तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 8 ओम, सिर्फ इतना लिखना आप, बाकी ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और बाद में क्या लिखोगे? बाय ओम्स लॉ, ये आ गया, ठीक है। तो वो वोल्टेज 8 दे दिया आपको, बस आप अप्लाई करना और सीधा आंसर लिख देना, ठीक है। इतना ही रिक्वायर्ड है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। ज्यादा टाइम है तो अपनी क्रिएटिविटी दिखा देना, ठीक है, लेकिन उस क्रिएटिविटी के आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, ये बात याद रखना। एक्स्ट्रा लिखने से कभी ज्यादा मार्क्स नहीं आते, जितना रिक्वायर्ड है उतना लिखना है। एग्जामिनर क्या चाहता है? वो आपसे प्रेजेंटेशन चाह रहा है, सिर्फ आंसर और रीजनिंग चाह रहा है, ठीक है। अगर वो प्रेजेंटेशन चाह रहा है तो उसके अंदर वो आपकी वे ऑफ थिंकिंग जानना चाहता है कि इस स्टेप के बाद में आपने क्या सोचा, इसके बाद में क्या सोचा और इसके बाद में क्या सोचा। तो जो भी लॉन्ग आंसर्स है वो आपके थिंकिंग प्रोसेस को मैप करता है पूरा का पूरा। क्या ये बात समझ में आ गई? ये एक एक मार्क्स के या दो दो मार्क्स के जो क्वेश्चन है ना, ये आपके क्या है, डायरेक्ट आंसर और जस्ट रीजनिंग मैप करना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये इंटरनल चॉइस के अंदर है। और याद रखना, जब भी आपको एक क्वेश्चन मिलता है और उसके अंदर आपको दो इंटरनल चॉइसेस मिलती हैं, तो जनरली दोनों क्वेश्चन सेम टाइप की कॉम्पिटेंसी टेस्ट करते हैं, या तो दोनों रीजनिंग टेस्ट करेंगे या दोनों एप्लीकेशन टेस्ट करेंगे। तो पिछले वाला भी एप्लीकेशन टेस्ट कर रहा था और ये भी एप्लीकेशन टेस्ट कर रहा है। तो आप है ना, पॉज करके आप लिखो, आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, फिर मैं बताता हूं कि पूरे के पूरे मार्क्स फैच करने के लिए एग्जामिनर क्या चाहता है वो कैसे लिखना है। तो लिखो इसका आंसर। तो मेरे को लगता है अब आपको समझ में तो आने लग ही गया कि जब हम लिख रहे हैं तो हम किस बेसिस पे लिख रहे हैं। हम ये डिकोड कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर को कि एक्चुअली एग्जामिनर क्या चाहता है हमसे, है ना, वो क्या जानना चाहता है। जो वो जानना चाहता है अगर आपने वो चीज बताई तो आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आना है, ठीक है। हमेशा याद रखना, जिसको सब कुछ आता है जरूर नहीं उसको सारे मार्क्स आते हैं पूरे में से पूरे, उसके भी मार्क्स कटते हैं। तो हम यहाँ पे यही देख रहे हैं कि मार्क्स कहाँ कटते हैं, ठीक है। ये मैं 5 आपको या 5-7 क्वेश्चन करवा के और इनके आंसर बता के आपको पूरे में से पूरे मार्क्स नहीं दिलवाने वाला हूं। मैं सिर्फ आपको पैटर्न सिखा रहा हूं कि रियली में पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। वो एग्जामिनेशन माइंड को, जो एग्जामिनर है उसके माइंड को हम डिकोड कर रहे हैं, वो क्या जानना चाहता है। इससे आपको पूरी की पूरी हेल्प मिलेगी। कोई भी पेपर करना, कंटेंट आपको आना चाहिए, ठीक है, लॉजिक आपको पता होना चाहिए, प्रेजेंटेशन मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो इसके अंदर क्या है, करंट इन 12 ओम रेजिस्टर, 12 ओम रेजिस्टर के बारे में पूछा। तो आप इसके अंदर स्टार्ट कहां से करोगे? आप लिखोगे द टू 24 ohm resistors are in parallel. So 1 by R equal to 1 by 24 plus 1 by 24. This is equal to 2 by 24. So R is equal to what? 12 ohm. ठीक है, यहां तक आ गया। Now 12 ohm resistor is in series with 24 ohm resistor combination. So R equivalent is equal to 12 plus 12, that is 24 ओम। मेरे को लगता है यहां तक बात समझ में आ गई। सीधा सीधा आंसर बता रहे हैं, ठीक है। कोई जनरली रीजनिंग, कोई रीजनिंग नहीं दे रहे, ये पैरेलल में क्या है ये नहीं बताना है, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन है वो सिर्फ 2 मार्क्स का है। तो ये आपने लिख दिया 24। अब क्या लिखोगे इसके आगे? बाय ओम्स लॉ क्या जानना चाहता है? करंट आई इज इक्वल टू वी बाय आर इक्विलेंट। वी कितना दिया है? 6, और आर इक्विलेंट कितना है? 24, दैट इज इक्वल टू 1/4। तो आई इक्वल टू व्हाट? 0.25 एम्पियर। और इसको हमेशा बॉक्स में डालना ताकि एग्जामिनर को है ना सीधा आंसर तो विजिबल हो ही जाए। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? तो ये आपके पास आंसर आ गया किसका? फर्स्ट पार्ट का, ठीक है।
अब सेकंड पार्ट का आंसर कैसे लिखोगे? सेकंड पार्ट के अंदर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ और फिर बता देता हूँ सेकंड पार्ट का, ठीक है? सेकंड पार्ट का आप आंसर ऐसे लिख लेना, एज बोथ एमीटर A1 एंड A2 आर इन सीरीज। क्या लिखोगे? एज बोथ एमीटर A1 एंड A2 आर इन सीरीज, both will give same reading 0.25 एम्पियर। क्या बात समझ में आई है? नहीं ऐसे ब्रैकेट मत लगा, नहीं मैंने लिख दिया गिव 0.25 एम्पियर। तो द डिफरेंस बिटवीन देयर रीडिंग इज 0, ये भी लिख देना। क्या बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, इसकी आप रीडिंग लगाओ और इसका आंसर भी बताओ, और आपको ये भी बताना है साथ में कि ये कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है। कॉम्पिटेंसी के अंदर ये रीजनिंग बेस्ड है, या फिर ये आपके पास एनालिसिस वाला है, या फिर एप्लीकेशन बेस्ड है। फिर मैं बताता हूं। तो ये टिपिकल क्वेश्चन है ना, एनालिसिस टाइप का है। और एनालिसिस टाइप के क्वेश्चन कौन से होते हैं? इसके अंदर जैसे आपको ये दे रखा है और यहाँ पे आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस डायग्राम को देख के आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद में आपको इंटरप्रेट करना है, और इंटरप्रेट करने के बाद में आपको कंक्लूड करना है। और जो आप कंक्लूजन दोगे वो आपके पास फर्स्ट और सेकंड पार्ट के अंदर पूछा गया है। तो ये टिपिकल एनालिसिस टाइप का क्वेश्चन है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन एंड स्टेट व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट दिस डेफिशिएंसी। ऐसे डेफिशिएंसी आना नहीं चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ दिस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए। डेफिशिएंसी किसी चीज की कमी होती है, डिफेक्ट एक अलग चीज होती है। तो अगर मैं इसके अंदर ऑब्जर्व करूं तो आप देख सकते हो आराम से कि यहाँ पे आपके पास ये जो लेंस है, ये कैसा लेंस है? ये है आपके पास कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और इसको और क्या बोल सकते हैं? ये है कन्वर्जिंग लेंस। कैसा लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस है। तो देखो, जो ये सॉलिड लाइंस है, इसका मतलब ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट। ये आपके पास क्या है? ये इमेज है। ये रेटिना पे आपके पास इमेज बन गई है। तो सबसे पहले कैसा लेंस, कैसा हमारे पास? ये लेंस है हमारे पास, कन्वर्जिंग लेंस है। एक स्टेटमेंट आप याद रखना, ठीक है, हमेशा काम आएगा। ठीक है, एक एक्रोनिम बता रहा हूं मैं, ठीक है, वो क्या है? नीड मेडिकल डॉक्टर्स फॉर हेल्दी चिल्ड्रन। तो नीड का मतलब क्या हो गया? नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस। फिर मेडिकल की जगह क्या आएगा? मायोपिया। देखो यार, इसको रटना ही पड़ता है, ठीक है। डॉक्टर्स, डॉक्टर का मतलब क्या है? यहाँ पे आपके पास डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग लेंस। फॉर का मतलब फार साइटेडनेस। हेल्दी का मतलब हाइपरमेट्रोपिया। और चिल्ड्रन का मतलब कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, इसको तो आप रट लेना, ये आपके काम है। नीड मेडिकल डॉक्टर्स फॉर हेल्दी चिल्ड्रन, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं बताता हूँ, इसके अंदर ये देखो, आइडेंटिफाई द डिफेक्ट्स। देखो, और भी बता देता हूँ, मायोपिया एम आता है मतलब माइनस साइन। और माइनस साइन किसका फोकल लेंथ होता है? आपके पास डाइवर्जिंग लेंस का। दैट इज आपके पास कॉन्केव जो लेंस होता है ना, उसका नेगेटिव आता है। तो याद रखना, मायोपिया के अंदर हमेशा डाइवर्जिंग लेंस यूज होता है। अब देखो, तो कन्वर्जिंग लेंस किस में यूज होता है? हाइपरमेट्रोपिया में। तो पक्की बात है, यहाँ पे डिफेक्ट कौन सा है? हाइपरमेट्रोपिया। आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन एंड स्टेट व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट। तो फ्रॉम above diagram we infer that the defect, yeah, that
द आई डिफेक्ट is hypermetropia as convex lens is used। भाई क्यों आपको कैसे पता लगा? क्योंकि आपने कैसा लेंस यूज किया है? कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है। क्या लॉजिक समझ में आ गया? तो ये आंसर आपके पास आ गया। फिर दूसरा है draw and label a diagram ray diagram that shows the defect of vision in above case before correction। अब मैं इसको मिटा देता हूं एक बार। तो बिफोर करेक्शन क्या होना चाहिए? तो आप है ना, ये एकदम लॉजिकल बात है एकदम। भैया आपको पता है कन्वर्ज कर रहा है, तो अगर ये लेंस नहीं होता तो क्या होता है? ये कन्वर्ज नहीं कर पाता। तो अगर मैं ये आपके पास तो ये आपके पास इसके अंदर लेंस आ गया, ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया, और लेबलिंग भी कर देंगे। तो रे डायग्राम क्या होगा? ये रे यूं जाती, ये रे यूं गई, डायरेक्शन जरूर बनाना। और आपको पता है ये लेंस लगता तो ये क्या होती? पहले कन्वर्ज हो जाती, क्योंकि इसने कन्वर्ज की होगी, तो ये पीछे जाके कन्वर्ज कर रही होगी। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं आई? तो ये परफेक्ट रे डायग्राम बन गया। अब यहाँ पे आपको लेबलिंग भी करनी है, तो यहाँ तो आप लिखोगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा कलर यूज कर लेते हैं येलो। इसके बाद में ये आपके पास आ गया लेंस, ये आपके पास यहाँ पे इसको जरूर रिप्रेजेंट करना है, ये है रेटिना, रेटिना, ये है आपके पास इमेज, ठीक है। इतना कर दोगे ना, इट इज मोर देन सफिशिएंट। ऐसे और भी बता सकते हो, एक कॉर्निया है, मतलब इतना ही बताना आपको। अब आपको पूरे के पूरे 3 में से 3 मार्क्स मिल जाएंगे इतनी कहानी लिखने में। बात समझ में आई है? नहीं? क्योंकि आपने इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया। इसके साथ में मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा आपको कि जैसे ये आई है, तो अगर ये आई है, अगर ये देखो मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ इसको सिंपल यहाँ पे, तो नॉर्मल विजन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? नियर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट नियर है, इमेज कहाँ बनेगी? रेटिना पे। ऑब्जेक्ट अगर दूर है तो अब इमेज रेटिना, ये नॉर्मल विजन है। क्योंकि अभी आपको लेंस को रिलैक्स करना पड़ेगा। तो कई बार आप फील करना कि जब आप किसी चीज को यूं देखते हो तो पीछे की चीज ब्लड हो जाती है, और आगे की चीज देख, दूर की चीज देखते हो तो पास की चीज ब्लड हो जाती है, ठीक है। आप एक ही बार में दोनों जगह फोकस नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करना, अगर मैं क्या करता हूँ, लेंस को अगर क्या कर देता हूँ, रिलैक्स कर देता हूँ, तो फिर से रेटिना पे बन गई। अब मैं नियर साइटेडनेस की बात करता हूँ, तो नियर साइटेडनेस के अंदर क्या होता है कि आपको है ना, दूर की चीज तो क्लियर, पास की चीज तो क्लियर दिखाई देगी। देखो ऑब्जेक्ट की पोजीशन नियर कर दी, और मैंने इसको फोकस करने की कोशिश की, तो ये देखो फोकस हो गया, ठीक है, नियर साइटेडनेस। अब क्या होगा इसमें? प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप ऑब्जेक्ट को क्या लेके जाते हो? दूर लेकर जाते हो, और आपने लेंस को भी रिलैक्स कर दिया, तो इमेज आपकी यहाँ बन जाती है। तो अगर यहाँ इमेज बन रही है तो आप क्या चाहते हो? और दूर बने। तो ये जो रेज है ये क्या होनी चाहिए? थोड़ी और डाइवर्ज करनी पड़ेगी। तो जब डाइवर्ज होंगे तो अब आपको समझ में आ ही जाएगा कि डाइवर्जिंग लेंस यूज होना चाहिए। और डाइवर्जिंग लेंस किस में यूज होता है? ठीक है, आपको पता है वो मायोपिया में यूज होता है। तो मायोपिया के अंदर ये वाली प्रॉब्लम होती है। फार साइटेडनेस के अंदर क्या होगा कि दूर की चीज तो क्लियर दिखाई देगी, लेकिन जब आपके पास ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा? पास में आ जाएगा। जो अभी हमने सॉल्व किया वो ऐसा होगा। अब आपकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी? पीछे बनेगी। अब इसको यहाँ पे लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लेंस लगाना पड़ेगा। और किस टाइप का लगाना पड़ेगा? कन्वर्जिंग। तो देखो जैसे ही मैं कन्वर्ज करूंगा, ये रे पीछे जाके मीट करनी चाहिए, तो पहले मीट करवाने के लिए इसको और ज्यादा कन्वर्ज करना है। तो ये देखो मैंने कन्वर्ज कर दिया। मेरे को लगता है कि ये लॉजिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये बताओ ये कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल होगा, ठीक है, और इसका आंसर क्या होगा? आप पॉज कर सकते हो। इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे ना, तो आपको सबसे पहले तो ये टैग करना है कि ये कॉम्पिटेंसी के अंदर कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। रीजनिंग में फॉल करता है, एप्लीकेशन में करता है, या एनालिसिस के अंदर करता है, ये आपको बताना है। दूसरा, आप इसके अंदर स्टेप्स कैसे लिखोगे, क्योंकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, ताकि आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिले। तो आप पॉज करो और बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अब देखो मैं आपको बताता हूं, ये एप्लीकेशन बेस्ड है और डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड है, क्योंकि जो फॉर्मूला आपको याद है ना इसके अंदर, आपको उसके अंदर यहां से वैल्यू उठानी है और वो उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है। यहाँ पे ना तो आपको कोई डिकोड करना है डायग्राम को, ना आपको कुछ इन्फेरेंस ड्रॉ करना है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको। तो ये सीधा सीधा क्या है, फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है और आपको अप्लाई करना है इस गिवन सिचुएशन के लिए। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड है।
तो सबसे पहले इसके अंदर कैसे देखेंगे, अ स्टूडेंट्स नीड्स टू मेक ए 0.12 ओम रजिस्टर, ही हैज सम कॉपर वायर ऑफ 0.8 mm मिलीमीटर डायमीटर, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इतनी दे रखी है। तो देखो सबसे पहले आप यहां पे लिखोगे कि गिवन क्या है, गिवन, ठीक है। गिवन के अंदर रेजिस्टेंस कितना दिया है, रेजिस्टेंस आर से रिप्रेजेंट कर दोगे, कितना दिया है बेटा 0.12 ओम, यूनिट हमेशा ध्यान से लिखना। उसके बाद में आपको डायमीटर दिया है, डायमीटर इसको डी से रिप्रेजेंट कर दो, ये कितना दिया आपको 0.80 मिलीमीटर, ठीक है। आप इसको ये भी लिख सकते हो 0.8 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है, ये भी एक ही बात है। चलो इसको यहाँ नहीं लिखते, इसके जस्ट नीचे लिख देते हैं 0.8 10⁻³ मीटर, एक ही बात है। इसके बाद में और क्या दे रखा है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, और ये आ गया रो। गिवन ऐसे ही लिखना आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो देखना भी चाहता है कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे सॉल्व कर रहे हो इस क्वेश्चन को, ठीक है, वो रीजनिंग देखना चाहता है। तो रेजिस्टिविटी रो, रो की वैल्यू कितनी है आपके पास 1.8 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ये गिवन आ गया, ठीक है। अब आपको बताना फर्स्ट पार्ट, तो आप लिखोगे फर्स्ट पार्ट, डिटरमाइन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, तो आप लिखोगे क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज गिवन बाय एरिया इक्वल टू, आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन आपको डायमीटर दे रखा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, पाई d/2 का स्क्वायर, और यहाँ पे आप पाई और d/2 कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.8 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 0.4 बन जाएगा। तो आप लिख दोगे पाई 0.4 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, पाई ये बन जाएगा 4 4 16, 0.16 10⁻⁻6, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इसको 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा 3.14 इंटू 0.16 इंटू 10⁻⁻6, तो बेटा ये आपके पास आ जाना चाहिए करीब 0.5 आएगा, है ना, मतलब 16×3 = 48, 48 और फिर 14 से और मल्टीप्लाई कर दोगे तो मोटा मोटा ये 5 के आसपास आएगा। तो आप इसको अप्रॉक्सीमेटली ऐसे लिख सकते हो 5, या कैलकुलेशन कर लो इंटू 10⁻⁻7 मीटर, मेरे को लगता है इतनी कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो। तो ये जो एरिया आया है ना, जो आपने ये लिखा है क्लोज टू 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, आपको ये बॉक्स में रखना है, ठीक है, हाईलाइट करना है कि ये आपका आंसर है फर्स्ट का। तो मेरे को लगता है यहाँ तक बात समझ में आ गई। फर्स्ट वाले का आपको ऐसे आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है, बिना कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाए। अब बात आती है सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड, तो सीधा यहाँ लिखो लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड, वायर्ड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L/A। फिर आप क्या लिख दोगे, L किसके बराबर आ जाएगा, L आ जाएगा R इंटू A/रो, ये वैल्यू इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर दोगे, ये A की वैल्यू इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर दोगे। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ ऊपर वाले को, क्योंकि ये तो आपको पता चली गया। तो L आपके पास आ गया बेटा RA/रो, तो L R की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.12, A की वैल्यू कितनी दे रखी है करीब 5 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय रो की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.8 इंटू 10⁻⁻8। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 6 2 12, 6 3 18, ये वैल्यू आएगी आपके पास करीब 3.33 मीटर लगभग। इसको भी आप क्या कर दोगे बॉक्स में रख दोगे,
और ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत ही एक्सट्रीमली सिंपल है। ऐसे स्टेप्स के अंदर ही लिखना है और फिर आपके मार्क्स कभी नहीं कटने वाले इसके अंदर। तो मेरे को लगता है ये बात समझ में आ गई। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? तो आपने कैटेगरी डिफाइन कर दी, वो क्या जानना चाहता है यहाँ पे, वो स्टेप्स भी जानना चाहता है कि आप क्या फॉर्मूला लगा रहे हो। स्टेप्स आपको क्लियरली प्रेजेंट करने पड़ेंगे, तब जाके मार्क्स देगा, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। जैसे आपको ये फॉर्मूला लगा दिया, आपको थोड़े मार्क्स मिल जाएंगे। एक बात जहाँ पे बहुत गड़बड़ होती है, मैं यही बताना चाहता हूँ, कई लोग सोचते हैं मैं इसको 0.16 पाई भी लिख सकता हूँ क्या? मत लिखना, ठीक है? जब डेरिवेशन करो इन बिटवीन आप छोड़ सकते हो जब आप, लेकिन फाइनल आंसर के अंदर ना हमेशा पाई की वैल्यू रखना, फाइनल आंसर निकालना। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो पाई में छोड़ देना, ठीक है? हो सकता है एग्जामिनर को थोड़ा रहम आ जाए और आपको पूरे मार्क्स दे दे, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो हमेशा पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके फाइनल आंसर आपको न्यूमेरिकल्स में ही देना पड़ेगा, एकदम न्यूमरल वैल्यू देनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ये जो क्वेश्चन है ना, ये अब मैं खुद ही बता देता हूँ, वैसे आप भी देख के बता सकते हो। डायग्राम है, इसे इंटरप्रेट करना है, फिर आप क्या करोगे, डायग्राम को ऑब्जर्व करोगे, इंटरप्रेट करोगे, फिर कॉन्क्लूड करोगे। तो ये किसके अंदर फॉल करेगा? ऑब्वियस सी बात है, एनालिसिस के अंदर फॉल करेगा। तो यहाँ पे एक्स और वाई पॉइंट के ऊपर आपसे पूछा गया कि कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर शोन इन द गिवन डायग्राम। अ स्टूडेंट मेक्स ए स्टेटमेंट दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स इज स्ट्रॉन्गर देन एट वाई। तो जो भी बच्चा है उसने ये कहा कि एक्स पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू वाई, उसने ये स्टेटमेंट बोल दिया है। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है आपसे, एक्सप्लेन विद द रीजन इफ द स्टूडेंट्स क्लेम इज करेक्ट। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट का क्लेम करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो ऑब्वियस सी बात है, स्टूडेंट का क्लेम करेक्ट है, तो आप सीधा क्या बोलोगे? स्टूडेंट्स क्लेम इज करेक्ट, करेक्ट, बिकॉज बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस are closer, that is more crowded at x as compared to y के कंपैरिजन में यहाँ पे, एंड वी नो मैग्नेटिक फील्ड is stronger at point where these field lines are more crowded, ठीक है? वेयर द फील्ड लाइंस आर मोर क्राउडेड और आर मोर क्लोजली या मोर डेंसली प्रेजेंट एट इन ए गिवन रीजन, मतलब कुछ भी लिख दो, ठीक है? ये तो आपके सारे के सारे सिनोनिम्स ही हैं, लेकिन आंसर लिखना ऐसे ही पड़ेगा आपको। फिर ऑल्सो रीड्रॉ द डायग्राम एंड मार्क द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये आपने लिख लिया। अब मैं इसको मिटा देता हूँ और अब देखेंगे कि इसके सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा। तो सेकंड पार्ट के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे, एक बार मैग्नेट बना दो और लेबल कर दो, ये है आपके पास नॉर्थ और ये है आपके पास साउथ, और फिर आप बनाओ फील्ड लाइंस। तो जो फील्ड लाइंस आप बनाओगे, आप ये फील्ड लाइंस ऐसे बना दो, अंदर भी होंगे और बाहर भी होंगे। ऐसे फील्ड लाइंस बना देना, इंटरसेक्ट मत करना कहीं पे भी दो, मेरे से हो गई पर आपको नहीं करनी है। और यहाँ पे आपके पास जो बाहर फील्ड लाइंस होती है ना, आउटसाइड द मैग्नेट, वो किधर से किधर जाती हैं? नॉर्थ से साउथ जाती हैं।
डायरेक्शन बना देना, याद रखना डायरेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, ये बना देना। मैंने क्या कहा, इंटरसेक्ट मत करना किन्हीं भी दो फील्ड लाइंस की, चाहे वो मैग्नेट के अंदर हो या बाहर हो, मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा ही क्राउडेड होंगे, तो देखो यहाँ पे क्राउडेड ज़्यादा है तो यहाँ पे स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है। यहाँ पे ये क्या है, कम क्राउडेड है, ठीक है, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी क्या है यहाँ पे इनकी कम है, तो यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या आएगी, कम आएगी। और साथ में आप ये भी लिख देना, ये तो बनाना ही बनाना, साथ में आपने क्या लिखना है, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस are directed from north pole to south pole, while inside the magnet they are directed from साउथ टू नॉर्थ। और ये लिखने के बाद में आप क्या करना है, इन दो पॉइंट्स को जरूर हाईलाइट करना, आउटसाइड द मैग्नेट डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, आई बात समझ में, एंड इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, हाईलाइट कर देना मतलब इस चीज को, ठीक है। आपको पूरे 3 में से 3 मार्क्स मिलने वाले हैं भाई, आई बात समझिए। इसके नीचे लिख देना बार मैग्नेट, मतलब ये जब बनाओगे ना तो इसके नीचे लिखना बार मैग्नेट विथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। ये डायग्राम किस चीज का है, ये छोटी छोटी चीजें अगर आप लिखोगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं, मतलब मार्क्स काटने की जगह ही नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, बेसिक बेसिक देखो, 1 मार्क्स का तो आपका पहला हो गया, ठीक है, और 2 मार्क्स का आपका सेकंड वाला होगा। डायग्राम बनाना, करेक्टली लेबल करना, और ये थोड़ी सी थ्योरी लिख देना। क्या ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, और क्लियरली यहाँ पे डायग्राम देखते ही आपको आइडिया लग गया होगा कि ये किस टाइप का क्वेश्चन होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये किस टाइप का है, एनालिसिस टाइप का है। ये DSLR कैमरा है। द अबव इमेज इज दैट ऑफ ए डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्टर camera which are used to take high resolution photographs by professional photographers. The second image of the above two is a schematic diagram of how an image is formed on the sensor of the camera based on your understanding of the lenses. Answer the following question. तो यहाँ पे आपको एक सिचुएशन दे रखी है, ठीक है। इससे पहले आपने अपनी नोटबुक में कहीं पे भी नहीं पढ़ा होगा कि आपको है ना DSLR कैमरे के बारे में बताना है कि उसमें कौन सा लेंस यूज होना है। यहाँ पे पूरी की पूरी आपको एक नई सिचुएशन दे रहा है, एक केस दे रहा है। यहाँ पे आपको पैराग्राफ की रीडिंग लगानी है, यहाँ से इन्फर करना है कि क्या क्या गिवन है, और उसके अंदर आपको अपनी रीजनिंग लगा के और कंक्लूड करना है कि आपसे जो जो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर क्या होगा। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन द DSLR कैमरा शोन इन द इमेज। तो देखो, इस केस में अगर आप देखोगे तो ये जो लेंस है ये क्लियरली देख के ही पता चल रहा है किस टाइप का है। कलर चेंज कर देते हैं एक बार, ये कलर कर देते हैं अपन, ये वाला कलर। तो ये देखो, ये लेंस किस टाइप का है, ऑब्वियस सी बात है, दिस इज ए कन्वर्जिंग लेंस। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोल सकते हैं बेटा, कॉन्वेक्स लेंस। तो ए का जो आंसर होगा, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड, कन्वर्जिंग, और क्या बोल सकते हैं इसको, कन्वर्जिंग, या ब्रैकेट में लिख दो कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन DSLR कैमरा, ठीक है। बी पार्ट, व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेंसर, सेंसर के ऊपर ये जो सेंसर है इस पे कैसी इमेज बनी है। मैंने पहले भी बताया था कि इमेज कैसे बतानी पड़ेगी। सबसे पहले तो देखो इन्वर्टेड है, ठीक है, और सेंसर के ऊपर बन रही है तो कैसी है, रियल है। और ऑब्वियस सी बात है, ये लेंस के ज्यादा पास में बन रही है, ये लेंस से बहुत ज्यादा दूर होगा ऑब्जेक्ट, जनरल बहुत ज्यादा दूर भी नहीं, तो जितनी दूर इमेज होती है उससे तो ज्यादा दूर ही होता है ऑब्जेक्ट। तो क्या बनेगी, मैग्निफिकेशन लेस देन 1। तो इमेज कैसे बन रही है, इमेज इज रियल inverted and small
इन साइज कंपेयर्ड टू ऑब्जेक्ट। मेरे को लगता है ये बात समझ में आ गई। ये पूरा स्टेटमेंट आना चाहिए, ये मत लिख देना बस रियल इमेज है, ठीक है। वहां पे आपके मार्क्स कटेंगे, पूरे मार्क्स लाने हैं, मैं पूरा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में करो, आपको ये चीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि वो कैसे जानना चाहता है, आपको कैसे रीजनिंग देनी है ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, केस बेस्ड स्टडी है, ठीक है। आगे देखो, अब आपने ए और बी तो कर ही लिया, अब सी और डी में से आपके पास इंटरनल चॉइस है। आप सी वाले को अटेम्प्ट करो या डी में, अटेम्प्ट आइदर सब पार्ट, सी और डी, कौन सा सब पार्ट करना है। अगर मान लो आप सी वाला करते हो, ठीक है, तो क्या है, अ फोटोग्राफर इज यूजिंग ए डिजिटल कैमरा ऑफ विद लेंस ऑफ फोकल लेंथ। तो ये जो फोकल लेंथ है इसकी, तो गिवन क्या है इसके अंदर, ऐसे लिखना आपको, गिवन फोकल लेंथ फोकल लेंथ एफ से रिप्रेजेंट कर दो। कैसा लेंस है, ऑब्वियस सी बात है, कन्वर्जिंग है, तो फोकल लेंथ कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। कितनी दे रखी है, 50 mm दे रखी है, तो 50 × 10⁻³ मीटर, ये गिवन है। टेक ए क्लोजर फोटोग्राफ ऑफ ए स्मॉल ऑब्जेक्ट, द लेंस प्रोजेक्ट एन इमेज ऑन टू द कैमरा सेंसर दैट इज लोकेटेड 60 cm। तो यहाँ से जो ये डिस्टेंस है, ये कितनी दे रखी है आपको, 60 mm दे रखी है, ठीक है, जहाँ पे स्क्रीन है, जहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है। तो गिवन में आपके पास फोकल लेंथ आई गई, और इमेज डिस्टेंस क्या आ जाएगी, इमेज पोजीशन बोल दो आप सीधा, पोजीशन v। आपको पता है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में आगे की तरफ बन रहा है, तो पॉजिटिव ही आएगा ये। और ये कितना दे रखा है, 60 mm, 10⁻³ मीटर, ठीक है। फिर क्या दिया इसमें, कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस, मतलब लेंस से कितनी दूरी के ऊपर है आपके पास जो ऑब्जेक्ट है। तो गिवन लिख दिया, फिर आप क्या लिखोगे, बाय लेंस फॉर्मूला क्या आएगा, 1/v - 1/u = 1/f। तो 1/v की जगह क्या पुट कर दोगे आप, आपके पास v पॉजिटिव है, 60 × 10⁻³ माइनस 1/u, u की वैल्यू निकालनी है आपको, = f कैसा है, पॉजिटिव है, साइन के साथ पुट करना है, 1/50 × 10⁻³ यहाँ से आप u कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, और जो भी u की वैल्यू आएगी वो पुट कर देना साइन के साथ में, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, और जो भी आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा उसको ऐसे बॉक्स में रख देना। क्या ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से, ये कर दोगे। ऐसे अगर डी वाला ऑप्शन आएगा, तरीका तो आपको पता चल ही गया, आप ये लिख ही लोगे, ये वाली कैलकुलेशन आप कर लेना, देख लेना क्या आंसर आता है। मतलब यहाँ पे मेरा मेन टारगेट ये नहीं है कि आंसर क्या आएगा, मेरा ये बताना है कि आंसर जो आएगा उसको प्रेजेंट कैसे करना है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको आज पढ़ाऊंगा और मैं आपको 5 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन करवा दूंगा और आपके सारे आंसर सही हो जाएंगे। आना तो आपको चाहिए ही चाहिए, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आपको आते हुए मार्क्स नहीं कटने चाहिए, मेरा सिर्फ लॉजिक ये है आपको बताने का। और कॉम्पिटेंसी क्या है, मार्केट में खूब चल रहा है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर आएगा, तो मैं वो भी बता रहा हूँ कि किस टाइप किसको कॉम्पिटेंसी बोलता है, रीजनिंग है, एनालिसिस है, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें। तो फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फोटोग्राफर इज डीएसएलआर कैमरा टेक ए पिक्चर द फ्लावर इज पोजीशन। इस बार आपके पास डी के अंदर गिवन क्या आएगा, फ्लावर पोजीशन दैट इज ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन, इसको आप यू से रिप्रेजेंट कर दोगे। और वो कितना है, देखो लेंस इधर है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, सारी की सारी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करता है, तो नेगेटिव आएगी पोजीशन। तो कितनी है, -150 10⁻³ मीटर। याद रखना हमेशा सारी की सारी चीजें क्या होनी चाहिए, सेम, किसके अंदर होनी चाहिए, सेम टू सेम यूनिट्स के अंदर होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट की पोजीशन आ गई, इसके बाद में आप इसको mm में भी सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर mm में आएगा, मीटर में करोगे तो फाइनल आंसर मीटर में आएगा। mm में भी सॉल्व करना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन आ गई, फार अवे फ्रॉम द लेंस द एक्चुअल हाइट ऑफ द फ्लावर इज 80 सेंटीमीटर, दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर आ रही है, ये आपके बराबर आ रही है 80 mm, 80 mm, and the image height formed on the camera sensor is measured to be, image height या height of image
ये कितना है 20 mm। ये तो आपको पता है कि रियल इमेज बन रही है तो इन्वर्टेड ही बनेगी, ये तो पता चल गया। और यहाँ से एक चीज और पता चल जाएगी, देखो ऑब्जेक्ट पोजीशन हाइट, ये सारी की सारी चीजें पता चल जाएगी। अब आपको क्या होगा, आपको पता है मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है इसमें, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और साथ में क्या आता है v बाय यू, साथ में क्या लगा दो, माइनस का साइन लगा दो। देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो हाइट ऑफ इमेज ये नेगेटिव आ जाएगा, और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, v बाई यू ही आ जाएगा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये चीज़ पता चल जाएगी आपको। ये पता चलने के बाद में एक तो मैग्निफिकेशन से रिलेशन आ जाएगा v और u के अंदर, दूसरा बाय लेंस फॉर्मूला, वो क्या आ जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। विद साइन पुट कर देना, आपको क्या पता चल जाएगा, फोकल लेंथ पता चल जाएगी। ठीक है, इसका भी तरीका पता चल गया। सेम स्टेप फॉलो करने हैं, आंसर आपको निकालना आना चाहिए, प्रेजेंट ऐसे करना पड़ेगा। इसमें फिर वैल्यू पुट करोगे, हर एक स्टेप के मार्क्स मिलने हैं। ये वैल्यू पुट करने के बाद में आपको जो फाइनल आंसर हो वो भी बॉक्स में डालना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, इसको अगर मैं एक कैटेगरी में डालना चाहूँ तो पहले तो आप इस क्वेश्चन की रीडिंग लगा लो पॉज करके। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, तो इस डायग्राम से आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा, फिर कुछ इन्फर करना पड़ेगा। तो उसके बाद में जो आपको फॉर्मूला याद है उसके अंदर आपको ये फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी और एक आंसर निकालना पड़ेगा। इट मीन्स ये एनालिसिस भी है और साथ साथ में क्या है, ये एप्लीकेशन भी है। तो कई बार जो क्वेश्चन होता है ना वो दोनों कैटेगरी के अंदर फॉल कर जाता है, और अगर मैं ब्रॉडर कैटेगरी बोलूँ तो एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, आपको ये दे रखे है 25। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे करते हैं। गिवन क्या है, तो सॉल्यूशन 39 गिवन रेजिस्टेंस R इक्वल टू 100 ओम, पावर डिसिपेशन इन 100 ओम रेजिस्टेंस या रेजिस्टर इक्वल टू 81 वॉट। अब फर्स्ट आपको पता है जो इसके थ्रू करंट जाएगा, ठीक है, जो इसके थ्रू करंट जाएगा वही इसके इस पूरे सर्किट के अंदर वही करंट होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देते हैं। वी नो द करंट passing through 100 ohm resistor is equal to the current in circuit। देखो इसने करंट इन द सर्किट पूछा है, इसने करंट थ्रू रेजिस्टेंस नहीं पूछा। तो हमें पता है वी नो दैट करंट पासिंग थ्रू 100 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट इन द सर्किट बिकॉज 100 ओम इज इन सीरीज विद द सर्किट। हाँ है ना, या फिर इतना भी ठीक है क्योंकि लॉजिक बताना चाहिए कि ये एक इस सर्किट के अंदर क्या है, सीरीज के अंदर है, सीधा सीधा 100 ओम। तो जो करंट 100 ओम के थ्रू जा रहा होगा वो इस सर्किट के अंदर जा रहा होगा। मेरे हिसाब से लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब आप क्या बोलोगे, पावर इक्वल टू किसके बराबर होता है, V इंटू आई। तो I किसके बराबर आ जाएगा बेटा, P बाई वी। तो पावर कितना आपके पास 81, और वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज गिवन ही नहीं है तो आप ये लगा ही नहीं सकते। तो हमेशा देखना कि कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपके पास पावर के कई फॉर्मूले में कौन कौन से हैं, V इंटू आई, आई स्क्वायर आर, या फिर V स्क्वायर बाई आर। अब देखो आपको क्या क्या गिवन है, आपको रेजिस्टेंस गिवन है और साथ में क्या देख रखा है, पावर गिवन है। तो रेजिस्टेंस गिवन है, पावर गिवन है, तो पक्की बात है आप ये वाला यूज कर लेना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो पावर किसके बराबर आ गया, आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर किसके बराबर आ गया, पावर बाय आर। पावर किसके बराबर है 81, आर किसके बराबर है 100। तो आई किसके बराबर आ गया 9/10, दैट इज 0.9 एम्पियर। इसको आप बॉक्स में रख देना। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, डिटेल्ड स्टेप चाहिए, वो फॉलो करना चाहता है कि आपकी करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंसिंग क्या है, आप किस रीजनिंग के बेसिस के ऊपर
आप क्या कर रहे हो, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर रहे हो और आंसर निकाल रहे हो। ठीक है, यहाँ पे वो आपका पूरा का पूरा थिंकिंग जो प्रोसेस है ना, उसको मैप करना चाहता है 5 मार्क्स के अंदर। और 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के अंदर वो सिंपल ये देखना चाहता है कि आपको आता है या नहीं आता है। वो रीजनिंग नहीं देखना चाहता कि आपने रीजन कैसे बनाया, लेकिन 5 मार्क्स में वो पूरा का पूरा थिंकिंग प्रोसेस को मैप करेगा आपका। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर क्या है, द रीडिंग इन द वोल्ट मीटर V2। अब V2 के अंदर क्या रीडिंग आएगी, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है जो वोल्टेज इसके अक्रॉस ड्रॉप हो रही होगी, ठीक है, जो करंट इसके थ्रू जा रहा होगा, ये 25 और 25 है, ये 0.9 है। तो मेरे को ये तो पता है, देखो ऑब्जेक्टिव अप्रोच अलग चीज है और लिखना अलग चीज है। तो आपको पता है कि ये करंट आपके पास आ गया 0.9 एम्पियर, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल रेजिस्टेंस है, तो ये कितना आएगा 0.45 एम्पियर, 0.45 एम्पियर। और 0.45 को 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायरेक्ट आपको इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगा, V2 की रीडिंग आ जाएगी। लेकिन आपको इसमें पेपर के अंदर ऐसे सॉल्व नहीं करना है। आप यहाँ पे जो सेकंड पार्ट करोगे ना सॉल्व, उसको लिखने का तरीका बता देता हूँ मैं आपको। आप क्या लिखोगे इसके अंदर, आप लिखोगे बोथ 25 ओम रेजिस्टेंस, दैट इज सेकंड पार्ट, बोथ 25 ओम रेजिस्टर्स are in parallel, so their equivalent resistance is 1 by R equivalent। किसके बराबर आ जाएगा, 1/25, 1/25, 2/25। तो आप क्या बोल दोगे, R equivalent किसके बराबर आ जाएगा, 12.5 ओम आ जाएगा। तो सबसे पहले 12.5 ओम तो आपने लिखना ही लिखना है। इसके बाद में द रीडिंग इन द वोल्ट मीटर इज करंट पासिंग थ्रू। तो करंट पासिंग थ्रू आपको पता है, तो आप क्या लिखोगे, बाय ओम्स लॉ। V किसके बराबर आता है, I इंटू आर इक्विलेंट। I किसके बराबर आपका 0.9 और आर इक्विलेंट किसके बराबर है 12.5। इसको जब आप सॉल्व करोगे और ये किसके बराबर रीडिंग होगी, ये V2 लिख दो आप, किसके बराबर आ जाएगी, V2 के बराबर आ जाएगी। यहाँ पे V2 मत लिखना, यहाँ पे तो आप V लिखना, यहाँ V2 लिखना, क्योंकि जब ये वैल्यूज पुट करोगे तब आप ये बता रहे हो कि आप V2 के लिए सॉल्व कर रहे हो। तो V2 की वैल्यू आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी 111.25 आ जाएगी शायद, है ना, बिल्कुल। तो इसका जो आंसर आएगा वो आप लिख ही दोगे। द रीडिंग इन द वोल्ट मीटर V1, V1 की रीडिंग क्या होगी। अब V1 की रीडिंग के लिए अब आप फिर से थर्ड बनाओगे। अब मेरे को नहीं लगता मेरे को डिटेल के अंदर बताना चाहिए, पर अब आप समझ गए हो। आप क्या बताओगे, एज बोथ 100 ओम एंड 25 ओम कॉम्बिनेशन आर इन सीरीज, so the voltage drop across this combination is equal to the voltage drop across the batteries। तो V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका सम प्लस इसका सम आ जाएगी। मेरे हिसाब से लॉजिक समझ में आ गया, ठीक है। अब इसका और पार्ट का आता, वो कैसे आएगा वो देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये फिर से आपके पास एक तो एनालिसिस है, इसको देख के आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सर्किट के अंदर सीरीज में है, कौन पैरेलल में है, ये सारा का सारा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। प्लस जो आपको ऑलरेडी फॉर्मूले आते हैं आपको उसकी एप्लीकेशन करनी है। तो ये फिर से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है जहां पे आपके पास एनालिसिस प्लस एप्लीकेशन दोनों चीजें हो रही हैं। तो क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक हीटर कंसिस्ट ऑफ 3 सिमिलर हीटिंग एलिमेंट्स ए बी एंड सी। ए बी सी क्या है, सिमिलर हीटिंग एलिमेंट्स है। shown in the each heating element is rated as 1.2 kilowatt and 240 volt and has a constant resistance। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर चेंज होगा तो इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, इसका इसका या इसका। S1 S2 S3 are respectively switches। The circuit is connected to 240 वोल्ट सप्लाई। ये 240 वोल्ट सप्लाई है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख भी दे देता हूँ कि ये 240 वोल्ट है, दिखाई नहीं दे रहा तो 240 वोल्ट, ठीक है। आगे बात समझ में। अब क्या है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वन हीटिंग एलिमेंट। तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन, सॉल्यूशन गिवन क्या है, पावर, रेटिंग ऑफ रेजिस्टेंस, P से रिप्रेजेंट कर दो, कितना दे रखा है 1.2 किलो वाट, जिसको आप क्या लिख सकते हो 1200
वॉट भी लिख सकते हो। ठीक है, और क्या दे रखा है आपको, वोल्टेज, मतलब ये क्या है, पावर रेटिंग है ना, पावर रेटिंग में वोल्टेज रेटिंग ऑफ रेजिस्टेंस, याद रखना ये वोल्टेज रेटिंग दे रखी है रेजिस्टेंस की, वोल्टेज सर्किट के अक्रॉस 240 है। बात समझिए, दोनों बातों में डिफरेंस है। जैसे अगर आप बल्ब लेकर आओगे ना, तो बल्ब लेकर आओगे तो आप लिखोगे 100 वाट, तो जब उस पर 100 वाट लिखा होता है, साथ में लिखा होता है 220 वोल्ट भी लिखा होता है। तो वो जो 220 वोल्ट है, जरूरी नहीं है आपके घर में 220 वोल्ट आ रही हो सकता है डिम में लाइट आ रही हो, ठीक है, या कहीं मान लो कुछ फॉल्ट हो लाइन में, तो हो सकता है कि ज्यादा वोल्टेज भी आ जाए कई बार। लेकिन जो बल्ब की रेटिंग है दैट इज 100 वाट एंड 220 वोल्ट। ठीक है, तो ऐसे ये क्या है, वोल्टेज रेटिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ये कितना है आपके पास, ये आपके पास है 240 वोल्ट। अब पहला ऑप्शन क्या दिया है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वन हीटिंग एलिमेंट। तो आपको पता है, वी नो दैट पावर इज इक्वल टू व्हाट, वी स्क्वायर बाय आर। याद रखना, फिर से तीन फॉर्मूले हैं, वो लिखने नहीं है, बस याद रखना, वी स्क्वायर बाय आर, आई स्क्वायर आर, और ये आपके पास क्या है, आई इंटू वी। अब देखो आपको क्या दे रखा है, पावर दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, पावर दे रखा है और रेजिस्टेंस दे रखा है, तो ये और ये दोनों यूज हो सकते हैं। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस तो दे ही नहीं रखा, क्या क्या दे रखा है आपको, पावर दे रखा है और वोल्टेज दे रखा है। तो पावर दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो आप लिखोगे पावर इज इक्वल टू व्हाट, वी स्क्वायर बाय आर। तो आर किसके बराबर आ गया बेटा, ये आर आ गया आपके पास वी स्क्वायर बाय पी। तो वी स्क्वायर की जगह आप क्या पुट करोगे, 240 का स्क्वायर अपॉन 1200। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 48 ओम आ जाएगी, और इसको ऐसे ब्रैकेट में रख देना। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया आपका, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है इसके अंदर, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, आपको मार्क्स मिल जाएंगे इसके पूरे के पूरे। अब इसको मिटा देते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट, कैलकुलेट द करंट इन ईच रजिस्टर व्हेन ओनली S1 एंड S3 आर क्लोज्ड। तो सबसे पहले S1 और S3 क्लोज करते हैं। S1 तो क्लोज कर दिया और S3 क्लोज कर दिया, ये ओपन ही है। अब सुनो, यहाँ पे काफी लोगों से गड़बड़ होती है, और वो गड़बड़ क्या होती है, वो सोचते हैं ये ओपन है तो ना तो करंट इसमें से जाएगा ना इसमें से जाएगा। ये बिल्कुल गलत बात है। ये देखो, अगर आपने इसको ओपन कर दिया ना, तो करंट इसमें से यूं चला जाएगा, इसमें से करंट यूं चला जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो पूछा क्या है, कैलकुलेट द करंट इन ईच रजिस्टर व्हेन S1 एंड S3 आर क्लोज्ड। तो देखो, व्हेन S1 एंड S3 आर क्लोज्ड, तो व्हेन S1 एंड S3 आर क्लोज्ड क्या मिलेगा आपको, रेजिस्टेंस A एंड B आर इन सीरीज, तो their equivalent resistance is, अब ये कितना है 48, ये कितना है 48, तो यहाँ पे आप R इक्विवेलेंट क्या लिख दोगे, आर ए प्लस आर बी, और सारे के सारे क्या है आपके पास, सारे के सारे सेम ही है, सिमिलर है सारे के सारे। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 48 प्लस 48 इक्वल टू 96 ओम। आई बात समझे। अब क्या पूछा है, इसके अंदर पूछा है करंट पूछा है, तो ए और बी के थ्रू क्या करंट जा रहा है, आपको पता है वोल्टेज across A एंड B रेजिस्टर इज, लिखने की जगह नहीं बची है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, रेजिस्टर इज 20 कितना है 240 वोल्ट है। और फिर क्या लिखोगे, बाय ओम्स लॉ आप क्या लिखोगे, I इज इक्वल टू V बाई आर। आई किसके बराबर है 240, और आर किसके बराबर है, यहाँ पे आप आर इक्विवेलेंट लोगे,
आर इक्विवेलेंट लिख देना, जो कि किसके बराबर है 96। ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 2.5 एम्पियर आ जाएगा। सॉल्व करके देख लेना, 2.5 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही मैं आपसे ऐसे अगर आप सी के थ्रू करंट पूछो तो आप आगे लिखोगे वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर सी इज कितना है 240 वोल्ट। फिर से बाय ओम्स लॉ क्या आ जाएगा, तो ये करंट किसके बराबर, ये तो लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पे ये भी लिखना आई थ्रू ए इक्वल टू आई थ्रू बी इक्वल टू 2.5 एम्पियर। इसको बॉक्स में लिखना है, ये मैं बताना भूल गया। फिर नेक्स्ट इसमें आ जाएगा वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर सी इज 240 वोल्ट बाय ओम्स लॉ। फिर करंट थ्रू सी किसके बराबर आ जाएगा V बाय आर सी, ये कितना आ जाएगा 240/48, दिस इक्वल टू 5 एम्पियर। तो आप यहाँ पे लिख देना आई सी इज इक्वल टू वॉट 5 एम्पियर। तो मेरे हिसाब से पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा। ऐसे आप इसको लिख दोगे, मेरे को लगता है ये आपको समझ में आ जाएगा। अब आएगा थर्ड पार्ट, इसको मिटा रहा हूं मैं। देखो 5 मार्क्स का मतलब क्या है, पूरी रीजनिंग, पूरी थिंकिंग प्रोसेस, पूरा का पूरा मैप करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आप किस स्टेप्स के बारे में सोच रहे हो, आपने हर स्टेप के अंदर इस स्टेप तक आपने क्या कंक्लूड किया है, ठीक है, और उसकी रीजनिंग क्या है, सब कुछ बताना है। फिर है कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड अक्रॉस ए व्हेन S1 S2 एंड S3 आर क्लोज्ड। तो फिर आप लिखोगे थर्ड पार्ट पावर डिसिपेशन, क्या है पावर डिसिपेशन across A is when S1 S2 and S3 are closed। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। तब क्या बोलेंगे S1 S2 S3 सारे क्लोज कर दोगे। तो एक चीज सोचना ध्यान से, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप ये S2 क्लोज करोगे ना, ये वाला जो है ना वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो आप यहां पे लिखोगे when S2 is closed RB that is resistance B, वो भी लिख सकते हो, रेजिस्टेंस B इज शॉर्ट सर्किट तो वोल्टेज अक्रॉस B is 0 and applied voltage falls only across A which is 240 वोल्ट। ठीक है, तो कैलकुलेट द पावर डिसिपेशन। तो आपको पता है वी नो, सबको पता है वी नो पावर इज इक्वल टू व्हाट V² बाय आर। तो पावर V² कितना आ जाएगा 240 इंटू 240 और आर किसके बराबर है 48। हाँ है ना, इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा जो पहले आया था कितना 1.2 किलोवाट। इसको भी आप इस ब्रैकेट के अंदर डाल दोगे। ठीक है, इसी के साथ में हमने इस पेपर का डिस्कशन कर लिया, हमें यह पता चल गया कि एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है। ठीक है, तो अब जितने भी आप सैंपल पेपर अटेम्प्ट करते हो, आप सेम तरीके से लिख लिख के आपको आइडिया लगना चाहिए वो क्या पूछ रहा है, और 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चनों के अंदर, ठीक है, वो डिफरेंस क्या जानना चाहता है। मैंने बता दिया, अगर 3 ऑप्शन है और अगर मान लो 3 मार्क्स का है तो फटाफट डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। एक ही क्वेश्चन है 3 मार्क्स का है तो आप उसके साथ रीजनिंग भी दोगे साथ में कि वो ऐसा क्यों हुआ। और अगर 5 मार्क्स का है
तो आपको क्या बताना पड़ेगा, पूरे के पूरे स्टेप्स लिखना है। वो आपका पूरा थिंकिंग प्रोसेस जानना चाहता है कि आप फाइनल आंसर तक कैसे पहुंचे हो, कैसे आपने सोचना शुरू किया। ठीक है, मल्टी स्टेप्स, हर स्टेप के आपको मार्क्स मिलने वाला है। तो इससे ज़्यादा अगर आपको जानना होगा तो आपके पास एक ही तरीका है, और वो क्या है, आप इंडिया लर्निंग्स की ऐप पे आओ। वहाँ पे हमने सारे सारे जो चैप्टर्स पढ़ाए ना, वो इसी कॉम्पिटेंसी बेस्ड के ऊपर ही पढ़ाए, कि इसी लॉजिक से हर कॉन्सेप्ट को समझाया गया आपको। तो इसी के साथ हैव ए गुड डे, गुड नाइट एंड ए गुड लाइफ, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स।